Welcome students with another in another chapter also. Today we will start chapter number 6, that is heading of spring. वीडियो लेक्चर ऑनवर्ड्स हम इस स्प्रिंग को कम्प्लीटली इसकी डिज़ाइन करेंगे और इसको कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ अदर मेथड्स का यूज करें, जैसे कि थ्रू असाइनमेंट्स। स्प्रिंग को मैं इसके नोट्स आपको आज ही प्रोवाइड कर दूंगा। साइमल्टेनियसली जो स्प्रिंग है उसकी डिफिनीशन देखते हैं। मैकेनिकल स्प्रिंग में बी डिफाइंड एज एन इलास्टिक बॉडी whose primary function is to deflect under load or to absorb energy and which recovers its original shape when released after being distorted। यानी कि जो मैकेनिकल स्प्रिंग है, स्प्रिंग में भी कौन सा मैकेनिकल स्प्रिंग की बात करें, और भी आजकल काफी स्प्रिंग्स मार्केट में अवेलेबल है। थ्रू द टेक्नोलॉजिकल इवेल्युएशन हम कई तरीके की स्प्रिंग्स देखते हैं जो अब कभी कभी ऑब्सोलेट करती हैं मैकेनिकल स्प्रिंग को, और मैकेनिकल स्प्रिंग के बजाय आप उन स्प्रिंग्स को भी देख सकते हैं। तो जो स्प्रिंग्स रहती है वो उनका काम ये रहता है कि जब वो लोड उनके ऊपर यदि आए तो वो जो लोड है उसको एब्जॉर्ब करे, और जब वो लोड रिलीज हो जाए तो देन स्प्रिंग्स ऑटोमेटिकली कम इनटू देयर ओरिजिनल शेप। सेकेंडली, इससे जो अदर एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर, अदर मैकेनिकल एलिमेंट्स है उसके ऊपर अननेसेसरी लोड क्रिएट नहीं होता, यानी कि उनके ऊपर लोड क्रिएट होने से उनको उनमें डिफ्लेक्शन और टॉर्शन या इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि सपोज एक कार है और कार में आप 4 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और सपोज उसमें 5 या 6 लोग बैठते हैं, तो यू वोंट फाइंड कि कार की जो स्प्रिंग्स हैं वो सडनली 6 लोगों के बैठने से एक्सेस लोड होने के कारण हम उसे 6 लोगों की बजाय लोड बोलना से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो 6 लोगों के बैठने की वजह से वो अचानक डिस्टर्ब नहीं होती है, और डिस्टर्ब नहीं होने के कारण वो जैसे लोड हट जाता है तो ऑटोमेटिकली इस शेप में वापस आती है। तो कहने का क्या मतलब है, हम स्प्रिंग को जब डिजाइन करते हैं तब हम निर्धारित लोड पर ही नहीं करते, थोड़े एक्सेस लोड पर डिजाइन करते हैं, ताकि जब कभी इन बाय डिफॉल्ट और बाय फॉल्ट यदि आप उसमें एक्सेस लोड दें तो भी स्प्रिंग डिस्टॉर्ट ना हो और जो उससे नीचे रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उस पर लोड ना रहे। बट एवरी टाइम व्हेनेवर अ मशीन इज मेड और व्हीकल इज मेड और एन ऑटोमोबाइल इज मेड और वैगन रेलवे वैगन इज मेड, ये इनके निर्धारित लोड कैपेसिटी रहती है। लेकिन स्प्रिंग्स जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हम एक्सेस लोड में करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज रेलवे में आप जा रहे हैं और रेलवे में जनरल डब्बे में सबसे फॉर एग्जांपल सीटिंग कैपेसिटी 72, लेकिन त्योहार या भीड़ होने के कारण एक्सेस लोड उसमें है, सपोज 150% उसके उस वैगन में बैठे हैं, रेलवे वैगन में जो यात्री को लेके जाती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। तो क्या वो डब्बा डैमेज हो जाता है? नहीं, ये डबल से भी ज्यादा कैपेसिटी पर चूंकि डिजाइन रहता है इसलिए उसकी स्प्रिंग को कुछ भी नहीं होता है। एंड अगेन व्हेन द लोड जिस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सपोज नेक्स्ट स्टेशन पर कोई उतर गया या उसके नेक्स्ट स्टेशन पर कोई उतर गया, तो ऑटोमेटिकली इट केम इन इट्स डिजाइन पोजीशन। तो हमने 2 चीजें की अभी तक के डिस्कशन में। हमने 2 मुख्य चीजें सीखी कि पहला, हम लोड तो डिजाइन करते हैं लेकिन एक्सेस लोड पर स्प्रिंग को डिजाइन करते हैं, और दूसरा ये एक्सेस लोड रिलीव होने के बाद जो हमारी स्प्रिंग है वो डिजाइन लोड पर नहीं और उस एक्सेस लोड पर रिटर्न आती है, किसमें, अपने ओरिजिनल शेप में। सो दैट्स व्हाई अब स्प्रिंग को क्लासिफिकेशन कई तरीके की स्प्रिंग्स होती है, और ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, दैट इज लीफ स्प्रिंग, सिलेंडर हेलिकल स्प्रिंग। ये कॉमनली हम इसे कई बार देखते हैं। ये लीफ स्प्रिंग आप ऑटोमोबाइल में, खासकर ट्रक और बसों में, फ्रंट व्हील में एटलीस्ट आप
अभी देखेंगे लीफ स्प्रिंग। कॉनिकल स्प्रिंग, ये यदि आप देखेंगे तो ये थोड़ा ये जो है सिलेंड्रिकल हेलिकल स्प्रिंग, ये हमारी मोटरसाइकिल्स में आप देख सकते हैं, फ्रंट में और रियर में भी लगती हैं साइमल्टेनियसली। कई कारों में अभी भी सिलेंड्रिकल हेलिकल स्प्रिंग लगती है। और कॉनिकल स्प्रिंग जो है वो हमारे जो स्कूटर या इस तरीके के ट्रैक्टर्स के जो सीट्स रहती हैं, उन सीट्स के नीचे आप इस कॉनिकल स्प्रिंग को देख सकते हैं। और ये स्पाइरल स्प्रिंग है। ये स्पाइरल स्प्रिंग घड़ियों में, जहाँ पर या खिलौनों में, टॉयज खासकर, जिसमें हम चाबी भरते हैं और चाबी भरने से ये पूरी जो कॉइल है संकुचित हो जाती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर कर लेती है, और जैसे ही आप उस की को रिलीज करेंगे तो वापस घूमते हुए अपने पोजीशन पर आ जाती है, और जो भी एनर्जी स्टोर की हो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। घड़ी में भी एक बार चाबी भरने के बाद एक घड़ी तकरीबन 24 घंटे तक आप चला सकते हैं। फिर आपको उस घड़ी को वापस लोड देकर इस स्प्रिंग को वापस पूरे फॉर्मेशन में लाना पड़ता है। ये जो स्पेशल स्प्रिंग है, जैसे आप बफेल देख रहे हैं, ये बफेल जो है, ये हम आजकल जो गाड़ियों में एयर कुशनिंग इफेक्ट लगता है, खासकर बसों में आपने देखा होगा कि एयर कुशनिंग के लिए हम इस बफेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको स्पेशल स्प्रिंग बोलते हैं। ये ऑफ कोर्स ये सारी मेटल्स की बनी होती हैं, बट दिस वन इज मेड ऑफ रबर, नॉट रबर एग्जैक्टली, नियोप्रीन रबर। और इस नियोप्रीन रबर से हम इसमें कंप्रेस्ड एयर जो इंजन के सहायता से हम बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं, छोड़ते हैं। और ये आपने देखा होगा कि यदि कोई बस रुकी हुई है तो उसका पिछला रियर जो व्हील है वो पूरी तरीके से टच हो जाता है जब वो बस काफी देर तक खड़ी रहती है, जैसे 4-5 घंटे या 1 घंटे, और फिर जब इंजन स्टार्ट करता है ड्राइवर तो वापस वो एक्सेलरेट करता है अपने पैडल को, और उस पैडल की को एक्सेलरेट करने से कंप्रेस्ड एयर फिर इसके अंदर आती है और इस एयर को फिर कुशनिंग इफेक्ट के लिए रेडी कर देती है। तो आजकल मोस्टली हम बसेस में इस तरीके की स्प्रिंग को रियर व्हील में देखते हैं। अदर देन these there are many more, but as for syllabus purpose we have to learn design of leaf spring and cylindrical helical spring only mainly। और इसको देखने के लिए हम हमारे डिजाइन डेटा बुक को भी साइमल्टेनियसली देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 121 में आपको स्प्रिंग से पूरे चैप्टर्स मिलेंगे, स्प्रिंग की डिजाइन से रिलेटेड। और इसमें आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, द सेम एज वी हैव टॉक्ड हियर सिलेंड्रिकल हेलिकल स्प्रिंग। इसको आप काफी आसानी से, सर्कुलर सेक्शन यानी कि ये गोल होना चाहिए, नॉट ऑफ कॉनिकल, ओनली दिस वन। इससे रिलेटेड आपको सारे जो फॉर्मूलेज हैं फॉर डिजाइनिंग, ये सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे स्प्रिंग्स के चैप्टर में। और इसी के साथ जब हम आगे इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो यू विल फाइंड लीफ स्प्रिंग ऑल्सो एट पेज नंबर फिगर 14.4 या पेज नंबर 127 में हम देखते हैं। तो ये लीफ स्प्रिंग से रिलेटेड सारे कैलकुलेशन पेज नंबर 126 से आपको पूरे दिखेंगे, और इनकी सहायता से हम लीफ स्प्रिंग को भी काफी आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। लीफ स्प्रिंग पूर्व में लगभग सभी ऑटोमोबाइल्स में ये रियर और फ्रंट दोनों जगह प्रयोग होता था, लेकिन अब सिर्फ ट्रकों में आपको लीफ स्प्रिंग सामने की ओर दिखेंगी। कुछ जो पुराने ट्रक्स हैं उसमें आप रियर में भी देख सकते हैं। और अब ये लीफ स्प्रिंग के बजाय हम बेलोस का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और जैसे हमने पूर्व में डिस्कस किया, उन बेलो का प्रयोग करते हुए हम लीफ स्प्रिंग की स्ट्रेंथ को या उससे ज़्यादा की स्ट्रेंथ को बहुत आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कुशनिंग इफेक्ट में। तो कुशनिंग इफेक्ट भी हमको स्प्रिंग देता है। और ऑटोमोबाइल में यदि आप बोलेंगे कि स्प्रिंग की जगह, तो आप अभी जब ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे फाइनल ईयर में, आई थिंक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसमें आप पढ़ेंगे कि अब मोस्टली जो कार्स रहती हैं उसमें अब स्प्रिंग का प्रयोग नहीं होता। स्प्रिंग्स का प्रयोग बहुत कम कारों में होता है, मोस्टली मारुति 800 से फॉर एग्जांपल, और उसमें आप इस स्प्रिंग्स को देख सकते हैं, हेलिकल स्प्रिंग को, जो द अर्लियर विच वी हैव टॉक्ड। और उसके बाद हम
हमेशा इस लीफ स्प्रिंग का प्रयोग पूर्व में करते थे। अब मोस्टली कारों में डिफरेंट सस्पेंशंस लगते हैं जिसमें मुख्यतः मैकफरसन स्टड इत्यादि हैं। तो वी विल नॉट गो इनटू इन डेप्थ कि कौन से इसमें लगते हैं, कौन से ऑटोमोबाइल में हम प्रयोग कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट आवर स्टडी ओनली ऑन कॉनिकल एंड लीफ स्प्रिंग ओनली। लेट्स चेक द खुरमीज बुक अगेन। खुरमी की बुक में हमको ये जो चैप्टर है, ये पेज नंबर, ये चैप्टर नंबर 23 आप खोलेंगे तो आपको ये सब स्प्रिंग्स के जितने भी हैं टाइप्स ऑफ स्प्रिंग जो हमने अभी बनाए हैं, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके की आपको हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग जो इस डायग्राम में नहीं बनी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी आपको बहुतायत में मिलती है, जहाँ पर कि हमको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग करना रहता है या टाइट करना रहता है। ऑटोमोबाइल में खासकर इसका प्रयोग आप टू व्हीलर में इसको बहुतायत में इसको देख सकते हैं, ये जो हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग को। साइमल्टेनियसली आप यदि इसको आगे बढ़े तो ये वॉल्यूट स्प्रिंग भी आपको कई जगह दिख सकती है, जिससे जो कॉनिकल आप दिखती है वो एग्जैक्टली कोन शेप में ना होकर थोड़ा वॉल्यूट शेप में रहती है। साइमल्टेनियसली इस टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, एक और कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग, आप इसको दबाएंगे और तो ये रिटर्न अपने पूर्ववत इसमें आएगी। लेकिन टेंशन हेलिकल स्प्रिंग आपने हमारी लेबोरेटरीज में देख रखा होगा, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में अब जब आप लोड देते हैं या उसको रिलीज करते हैं तो वहां पर इसका बहुतायत में यूज होता है टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। यदि आपको कुछ सपोज आपको एक झूला लटकाना अपने घर में, तो आप इसको यहाँ पर लटकाकर जब आप इस झूले में झूलेंगे और उसके बाद यदि आप हट जाएंगे तो वापस ये अपनी टेंशन हेलिकल स्प्रिंग वापस अपने शेप में आएगी। इट्स मेड अप ऑफ दिस एस काइंड ऑफ हुक, जहां पर ऊपर और नीचे आप इसको टांग सकते हैं। तो ये और भी डिफरेंट स्प्रिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आप इनके ध्यान रख के आप इनको अपने हिसाब से उसको जज कर सकते हैं। और जज करने के साथ साथ अपने माइंड को आप वो भी कर सकते हैं कि एक क्विजिंग भी कर सकते हैं कि भाई कौन सी स्प्रिंग ये है। And you must know as a mechanical engineer at least the name of the springs which are installed on the particular equipment. मटेरियल हेलिकल स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ ये दो ही स्प्रिंग्स करनी है, हेलिकल सिलेंड्रिकल हेलिकल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग। तो इनके भी मटेरियल आप यहाँ से देख सकते हैं। कैसी सर्विस लाइफ आपको चाहिए, जैसे सर्विस मैंने कहा आपको कि एक्सेस लोड, ओवर एक्सेस लोड या कम लोड, इस तरीके से आपको जो भी सर्विस लोड चाहिए उस सर्विस लोड पर आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के साथ साथ आप इसको बना भी सकते हैं और इसमें और ऐड भी कर सकते हैं। अब सीधे हम इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके थोड़ा सा जो इसके कैलकुलेशंस हैं उसको करने के लिए जो प्रोसीजर रहता है उस प्रोसीजर को देखने की कोशिश करते हैं। तो सिलेंड्रिकल हेलिकल स्प्रिंग विद एक्सियल लोडिंग डिजाइन प्रोसीजर क्या है, आपको सबसे पहले डिजाइन डेटा बुक में, लेट मी ओपन द डिजाइन डेटा बुक एंड गो टू हेलिकल स्प्रिंग। हम जो हेलिकल स्प्रिंग है वो स्टार्टिंग में ही दी हुई है चैप्टर के, चैप्टर नंबर 14 as I said earlier। यहां पर देखते हैं, यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी है। एक्सियल डिफ्लेक्शन, एंगुलर ट्विस्ट ऑफ स्प्रिंग वायर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये सब हम पूर्व के कई कैलकुलेशंस में इसको देख चुके हैं। तो इसकी टर्मिनोलॉजी और अच्छे से समझने के लिए हम तो इसकी टर्मिनोलॉजी समझने के लिए हम इसको थोड़ा इन डेप्थ देखते हैं इसको कि किस तरीके से इसको वो किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आपको स्मॉल डी और कैपिटल डी डीओ, मैंने हमारे जो डिजाइन डेटा बुक है उससे रिलेटेड ही जो टर्मिनोलॉजी है उसको इसमें डाला है, ना कि एग्जैक्टली कॉपी बुक का करके
तो आप इसको ध्यान रखेंगे बिकॉज इट में आप इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एंड सी सम टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ स्प्रिंग। तो मुख्य पांच तरीके की टर्मिनोलॉजी या टर्म्स इस कंप्रेशन स्प्रिंग के साथ अटैच रहती है, जिसमें कि पहला सॉलिड लेंथ, दूसरा फ्री लेंथ, तीसरा स्प्रिंग इंडेक्स, चौथा स्प्रिंग रेट और पांचवा पिच। इन पांचों को हमको किसी भी स्प्रिंग को डिजाइन करते समय इन पांचों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो इन पांच जो टर्मिनोलॉजी है इसी के आसपास ही हमको डिजाइन स्प्रिंग को करना पड़ता है। तो पहला है सॉलिड लेंथ। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं और जो लेंथ आएगी, आप स्प्रिंग को कंप्लीटली दबाने के बाद जब स्प्रिंग के सारे जो स्पाइरल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे तो वी कॉल्ड इट एज सॉलिड लेंथ। फ्री लेंथ, जब स्प्रिंग पर कोई लोड नहीं है, देयर इज नो लोड इन स्प्रिंग, वी कॉल इट द स्प्रिंग इज इन फ्री लेंथ। स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग इंडेक्स को जनरली हम C से बताते हैं and spring index is defined as ratio of mean diameter of coil to the diameter of the wire। ये क्या है इसको हम और अभी जो दूसरा डायग्राम है उससे समझने की कोशिश करेंगे। स्प्रिंग रेट, व्हाट इज स्प्रिंग रेट? स्प्रिंग रेट इज डिफाइंड बाय K and K is equal to W by del। del is the deflection of spring। तो इस टर्मिनोलॉजी से हमने ये देखा कि what are these terms, that is solid length, free length। ये तो आपको बहुत आसान है तो समझ में आ गया होगा आई होप। स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग रेट एंड पिच। पिच इन दो सेक्शंस के बीच में, ये देखिए दो कॉइल्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम पिच कहते हैं। सपोज ये आप एक स्क्रू लें और स्क्रू में नापने के लिए जो उसके स्पाइरल्स रहते हैं उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वी कॉल दिस एज पिच। because it's, if you can see in free length, आपको एक स्क्रू की तरह ही दिखेगा। So let's see in this diagram and first understand what is inner length, outer length, diameter of coil and related terminology। So ये एक स्प्रिंग है, इसको देखिए मैंने इस तरीके से बनाया। आप भी इसे बस दो लाइन बनाकर और इस तरीके से दो सर्कल बनाकर काफ़ी आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इंक्लाइन बनाना है और ये जो ऊपर और नीचे वाले हैं इनको हाफ बनाना है। सो आप इसको बहुत आसानी से फिर ड्रॉ कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली व्हाट इज DO, व्हाट इज द आउटर डायमीटर? एग्जैक्टली इस स्प्रिंग के जो आउटसाइड में जो डायमीटर है वी कॉल इट DO। जो कॉइल्स के अंदर का डायमीटर है वी कॉल दिस DI, इंटरनल डायमीटर। एंड मीन डायमीटर इज व्हाट? इन दोनों के बीच का डायमीटर है उसको हम मीन डायमीटर कहते हैं, दैट इज कैपिटल D। अच्छा, स्मॉल d, व्हाट इज स्मॉल d? स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ कॉइल फ्रॉम विच द स्प्रिंग इज मेड। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर भी देखिए ये स्मॉल d इन्होंने कॉइल का लिया हुआ है। डिफ्लेक्शन, जितनी स्प्रिंग दबी इसमें यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिनल लेंथ से जितना भी स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन हुआ वी कॉल दिस, जितना स्प्रिंग का मूवमेंट हुआ वी कॉल दिस डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। तो अब हम स्प्रिंग इंडेक्स को यदि देखें तो कैपिटल C इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। यहाँ कैपिटल D क्या है? ये मीन डायमीटर है, नॉट DO, नॉट DI, इट्स द मीन डायमीटर। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ लिखा भी है देखिए, कैपिटल D इज इक्वल टू मीन डायमीटर ऑफ द कॉइल एंड स्मॉल d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ वायर, जिस वायर से ये स्प्रिंग बनी हुई है। यदि आप स्प्रिंग्स को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि सर व्हाई इट इज कॉल्ड वायर, बिकॉज यू मे हैव सीन द वैगन स्प्रिंग। वैगन्स की स्प्रिंग, जो रेलवे वैगन्स की स्प्रिंग रहती है वो तो वायर की श्रेणी में आती नहीं है। हाँ, बट इन जनरल टर्म वी कॉल्ड इट एज वायर बिकॉज ये वायर से ही बनती है और इसलिए हम उसको वायर कहते हैं। और हम हमेशा उस वायर का जो डायमीटर है उसको स्मॉल d कंसीडर करते हैं। सो कैपिटल D दैट इज मीन डायमीटर, और यहाँ पर देखिए लिखा भी है कैपिटल D इज इक्वल टू DI प्लस DO डिवाइडेड बाई 2, स्मॉल d इज इक्वल टू वायर डायमीटर।
कैपिटल P इज इक्वल टू लोड अप्लाइड और एडेड, R इज इक्वल टू मीन कॉइल रेडियस। जिस तरीके से कैपिटल D है उसी तरीके से कैपिटल R है। ध्यान देंगे ये R जो है ये मीन डायमीटर है, न कि डायरेक्टली रेडियस। यानी कि ये R मतलब 2R मीन्स कैपिटल D, कैपिटल D इज इक्वल टू 2R। इस D का मीन कॉइल का रेडियस है, न कि DO का मीन कॉइल रेडियस है। इसको ध्यान देंगे आप, न DO इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 2R, ऑलवेज कैपिटल D इज इक्वल टू 2R। और ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये कैसे, इसको यदि एक बार आप समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। The main problem when we come to deal with this R, when we see in our chapter that is 16 this, अब हम अपनी डिज़ाइन डेटा बुक को देख रहे हैं। यहाँ पर डेल डिफ्लेक्शंस आपको दिख गया, कैपिटल P लोड R, this R is equal to what, D by 2, G और ये स्मॉल d इज द मीन डायमीटर। सो व्हाट इज G, व्हाट इज R, व्हाट इज P, ये आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। कैपिटल R इज इक्वल टू मीन कॉइल रेडियस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2R इज इक्वल टू D, स्मॉल d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, G इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। आप 14.1, 14.2 और 14.3 को देखेंगे तो आपको इसमें ये सब मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली जब हम इसको देखते हैं और इस कई बुक्स में आप कोई भी बुक रिफर करेंगे तो व्हेन यू विल रीड इन दिस बुक यू वोंट फाइंड दिस फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन। एंगुलर ट्विस्ट ऑफ स्प्रिंग, सपोज ये स्प्रिंग आपस में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर कुछ एंगल में घूम गई ड्यू टू डिफ्लेक्शन, तो ये डिफ्लेक्शन को हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं एंड वी से दैट 64 PR स्क्वायर N डिवाइडेड बाई GD4। तो ये थीटा जो है इसका एंगुलर ट्विस्ट होता है स्प्रिंग का, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू 16 PR पाई D क्यूब मल्टीप्लाइड बाई K, वेयर K इज कॉल्ड वॉल फैक्टर एंड in this wall factor you will find this C and we called is this C as spring index and this is always equal to capital D divided by small d। ये अभी हमने देखा था। तो हमारी डिज़ाइन डेटा बुक में ऑलमोस्ट एवरीथिंग दिया, सभी चीज़ें ऑलमोस्ट दी हुई हैं, बट इन अनदर फॉर्म। व्हाट अनदर फॉर्म? ऑलवेज दिस डिफ्लेक्शन, एंगुलर ट्विस्ट, मैक्सिमम shear stress, these all are given in respect of capital R, not capital D। जबकि हमको हर न्यूमेरिकल में हमें इसे कैपिटल D से रिप्रेजेंट करना पड़ता है and that creates problem। So what in notes also I have solved this problem, और आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन आपको कोई भी चूंकि फॉर्मूले हम याद रखना नहीं चाहते तो आपको ये हमेशा हैबिट डालनी पड़ेगी कि R इज इक्वल टू मीन कॉइल रेडियस नॉट डायमीटर ऑफ कॉइल। आपको जब भी R रखना है तो यू हैव टू कीप D बाई 2, आपको D निकालना है, दैट इज मीन रेडियस ऑफ कॉइल। अब यदि हम इस डेरिवेशन को, एक्चुअल डिफ्लेक्शन के डेरिवेशन को डेल इज इक्वल टू 64 PR क्यूब एंड जी डी बाई 4 को थोड़ा सा सॉल्व करके कोशिश करें देखने की, और नियर अबाउट टर्म्स में कैपिटल D में, और यदि आप यहाँ पर R की जगह 2R की जगह D रखें, यानी कि R की जगह D बाई 2, तो आपको ये फॉर्मूला सीधे इस फॉर्मूले में मिलेगा, दैट इज 8P कैपिटल D क्यूब एन GD4। इसको आप करके जरूर देखिए कि ये एग्जैक्टली एज इट इज आ रहा है या नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। और जब आप इसको इस तरीके से निकालेंगे तो आप कई बुक्स में ये फॉर्मूला पाएंगे डिफ्लेक्शन का डायरेक्टली, नॉट दिस एज गिवन इन अवर डिज़ाइन डेटा बुक। तो इसमें इसको ध्यान रखिए कि जब भी आप डेल इज इक्वल टू 8PD क्यूब एन
डिवाइडेड बाई GD4 कर रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली इसी डेरिवेशन का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे डिजाइन डेटा बुक में दिया हुआ है. बट यू हैव टू रिमेंबर दिस R इज इक्वल टू D/2 और कैपिटल D इज इक्वल टू 2R. तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी कि आपको यदि ये डेरिवेशन कहीं मिला नहीं और आपको ये मिल रहा है, तो बोथ आर सेम. द पर्पस ऑफ दिस टू से इज. ठीक इसी तरीके से मैक्सिमम शेयर से का हमारे में इक्वेशन दिया हुआ है 16 PR pi d क्यूब इंटू K. देखते हैं इसको डिजाइन डेटा बुक में. ये देखिए टाउ इज इक्वल टू 16 PR pi d क्यूब मल्टीप्लाइड बाई K. सो व्हेन वी पुट हियर कैपिटल R इज इक्वल टू D/2, तो हमें ये डेरिवेशन मिलेगा. टाउ इज इक्वल टू 8 PD pi d क्यूब इंटू K. यहाँ 2R की जगह आपको D रखना है. तो जब आप इसे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि ये सारे बुक्स में इसी टाउ का प्रयोग किया गया है. 2R इज इक्वल टू D के सापेक्ष में आपको हर जगह यही फॉर्मूला मिलेगा. नाउ K is the wall factor. Now K is wall factor. We know that this is the formula 4C minus 1. ये हमारे डिजाइन डेटा बुक में इक्वेशन में दिया हुआ है. देखते हैं इसे. ये देखिए 0.614 divided by C, 4C minus 1, 4C minus 2. What is C? C again here capital D divided by small d. और इस तरीके से हम काफी आसानी से इसको समझ सकते हैं और समझने के बाद हम कई न्यूमेरिकल्स इससे सॉल्व भी कर सकते हैं. ये जो हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज फ्री लेंथ. फॉर व्हाट इज फ्री लेंथ? ये फ्री लेंथ इज इक्वल टू n डैश d प्लस डेल प्लस 0.15 डेल. ये डेल इज डिफ्लेक्शन, d इज स्मॉल डायमीटर ऑफ कॉइल. फ्री लेंथ की कैलकुलेशन आपको इसी फॉर्मूले से करनी है. और ध्यान में रहे कि ये फॉर्मूला आपको दिया नहीं है कहीं डिजाइन डेटा बुक में, आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. साइमल्टेनियसली पिच इज इक्वल टू फ्री लेंथ माइनस n डैश माइनस 1, वेयर n डैश इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स. ये कहाँ दिया हुआ है? डिजाइन डेटा बुक में. इसे भी सर्च करने की कोशिश करते हैं. ये देखिए यहाँ पर टेबल नंबर 14.3. इसे हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और डिटेल में देखेंगे या जब भी हम इसको करेंगे. लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल ये कितनी है. इसी टोटल नंबर ऑफ कॉइल से हम अपनी स्प्रिंग के में होने वाली पिच की गणना, स्मॉल p की पिच की गणना करेंगे. तो फ्री लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है फ्री लेंथ डिवाइडेड बाई n डैश minus 1, where n dash is equal to total number of coils. यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है n plus 2 for square ground ends. Let's see what is this square ground end. यदि मैं square end ही हम हमेशा लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल सपोज 6 है, तो 6 plus 2 is equal to 8. When we will solve this questions और तो हम और इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं. लेकिन इस टेबल में हमको एक और ब्रीफ आइडिया मिलता है. जैसे कि हमने अभी तक सिर्फ दो ही पैरामीटर देखे हैं कि पहला कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, दूसरा फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. हियर इन दीज टू टर्मिनोलॉजी वी कैन नॉट कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स इन द स्प्रिंग. सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स इन द स्प्रिंग. यदि आप कोई भी स्प्रिंग देखेंगे तो वो कंप्लीटली पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं होती है. तो ये जो सर्कुलर नहीं होती है और जितनी कंप्लीट कॉइल्स होती हैं तो वो एक्टिव कॉइल्स कहलाती हैं. और उस एक्टिव कॉइल्स में जब हम ये एंड्स जोड़ते हैं तो वी कॉल्ड एज टोटल कॉइल. यहाँ पर एक और है सॉलिड लेंथ. जब ये पूरी एक जैसे जुड़ जाती है तो वी कॉल इट सॉलिड लेंथ. और फ्री लेंथ आपको पता ही है जब ये फ्री रहती है. तो ऐसे 4 टाइप्स ऑफ एंड्स ऑफ कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर टेबल नंबर 14.3 में दी हुई है. साइमल्टेनियसली वी विल check when we will solve the
वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। इसी से रिलेटेड अब और जो थोड़ी टर्मिनोलॉजी है उनको भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल ट्विस्टिंग मोमेंट, ये यहाँ पर दिया हुआ है एक्सियल ट्विस्ट ऑफ स्प्रिंग, बट दीज न्यूमेरिकल्स बहुत कम बार पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड जो हमारे के है वॉल फैक्टर, उसके इनर और आउटर एज को भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक और फॉर्मूला विच इज वेरी फेमस फॉर स्ट्रेन एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर होती है किसी भी स्प्रिंग में। सो दिस इज गिवन एज 1/2 m multiplied by 5 is equal to sigma b square divided by 8e is equal to multiplied by volume of spring wire। तो इसकी सहायता से आप स्ट्रेन एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं स्प्रिंग का। अब हम इसमें और भी कई सेक्शंस दिए हुए हैं, वी विल नॉट गो इनटू डेप्थ बिकॉज हमें एलिमेंट्री तौर पर जो स्प्रिंग्स के कैलकुलेशन है उन्हीं को करना है। So if something arrive, we will definitely try to see at that time in the design data book। जो डायामीटर है, उस डायामीटर ऑफ स्प्रिंग को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ये टेबल भी है। ये देखिए, एवरेज वैल्यू ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग वायर, टेबल नंबर 14.4 पेज नंबर 125। यहाँ पर हम देखते हैं डायमीटर और वायर डायमीटर, इसमें हम डायमीटर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कौन से मटेरियल का बना होगा इसके अनुसार भी हम देख सकते हैं। स्टील वायर अनएलॉयड कोल्ड ड्रॉन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। स्प्रिंग स्टील ऑयल हार्डन एंड ऑयल टेम्पर, ये डिफरेंट जो स्प्रिंग के वायर हैं उनके हीट ट्रीटमेंट्स के अनुसार उनको डिवाइड किया गया है और उसके अनुसार उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ kg पर mm मिलीमीटर स्क्वायर में यहाँ पर दी हुई है। तो आप वायर डायमीटर का भी ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ ये जो डेटा दिया हुआ है दिस इज इन kg पर mm स्क्वायर, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। सो यू कैन कन्वर्ट इट साइमल्टेनियसली इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं SW फॉर जनरल पर्पस, VW फॉर वॉल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू हाई डायनामिक स्ट्रेसेस, ID and 2D for spring subjected to dynamics load, IS and 2S for spring subjected to static load। ये डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरेस्टिंगली जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कैपेसिटर पढ़ते हैं तो आपने कैपेसिटर को पैरेलली और सीरीज में किस तरीके से कैपेसिटर परफॉर्म करता है और उसका फॉर्मूला रहता है, ठीक इसी तरीके से स्प्रिंग को भी आप पैरेलली और सीरीज में लगाकर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम वॉल फैक्टर का प्रयोग करते हैं और इस वॉल फैक्टर की सहायता से आप स्प्रिंग को पैरेलल और सीरीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये स्प्रिंग आपकी पैरेलल लगी हुई है, ये लोड है आपका और यहाँ से एक एंड है और दूसरा एंड यहाँ से है, तो इसका जो कांस्टेंट होगा या वॉल फैक्टर होगा दिस विल बी K1 प्लस K2 प्लस K3, फिगर नंबर 14.3 पेज नंबर 123। और यही स्प्रिंग रेट यदि हम सीरीज में लगाएं, एक साथ यदि हम स्प्रिंग लगाएं तो उसका कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। 1/K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई K2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई K3। तो यदि आप सीरीज में इसी लोड को लगाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, आप तुरंत इनको कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हैं जैसे आप पूर्व में कैपेसिटर का लोड का कैलकुलेशन करते थे। सिमिलरली आप स्प्रिंग के रेट को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर एंड इन द नेक्स्ट video lecture we will try to solve some question. Also we will first understand what is free lens once again and then we will try to solve another question. So thank you very much for your kind attention. Thank you.